अमरगाथा रहस्यमय साम्राज्य। शैली फैंटेसी, रोमांच, एक्शन, रोमांस, एडवेंचर। परिचय संक्षेप। बहुत समय पहले एक विशाल साम्राज्य था अमरगाथा। इसकी दीवारों के भीतर दिखने वाली भव्यता के पीछे छुपे थे रहस्य, शक्ति और ऐसी किंवदंतियां जो केवल हवाओं में गुनगुनाती हैं। उसकी सबसे बड़ी विरासत थी श्वेत मणि। कहा जाता था जो भी इस मणि को प्राप्त कर ले, उसके हाथों में सत्ता और नियति दोनों आ जाएंगी। पर मणि की चाहत ने अनेक दिलों को अंधा कर दिया और अमरगाथा में युद्ध, विश्वासघात और बलिदान की कई कहानियां जन्मी। ये कहानी है आर्यन की, एक साधारण पर साहसी युवक, और अन्वेषा की, एक राजकुमारी, जिनकी मुलाकात जंगल की अंधेरी रात में हुई और जिन्होंने मिलकर उस शक्ति के सच को जाना। ये प्रेम, दोस्ती, धोखे और उस सत्य की कहानी है जब किसी ने शक्ति को रखने की बजाय उसे मतवाला माना। प्रोलॉग। अमरगाथा की कथा। सदियों पहले, जब आसमान और धरती के बीच की परतें पतली थीं, अमरगाथा का जन्म हुआ, एक साम्राज्य जो केवल भूमि का नाम नहीं, बल्कि विचारों और शक्तियों का मिलन था। अमरगाथा के राजा रानी न केवल राजनैतिक शासक थे, बल्कि वे उस प्राचीन ज्ञान के संरक्षक भी थे जो संतुलन नामक सिद्धांत पर टिका था। संतुलन का मतलब था शक्ति का प्रयोग तभी जब आवश्यकता हो, और बलिदान देना जब स्थायित्व की रक्षा करनी हो। पर नाविकों से जलते हुए दियों की तरह लालची आंखें इस संतुलन को बिगाड़ने लगीं। किसी ने श्वेत मणि की कथा गढ़ी, एक नील श्वेत रत्न जो भीतर से ब्रह्मांडीय ऊर्जा फेंकता था। ये वही मणि थी जिसके लिए अमरगाथा पर कई युद्ध हुए। तभी से मणि की खोज और उसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी कुछ चुनिंदा परिवारों और रक्षक गोष्ठियों के बीच सीमित रही, पर किसी ने भी सोचा नहीं था कि वक्त के साथ विश्वासघात भी उस सूची में शामिल होगा। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, श्वेत मणि का रहस्य सहज नहीं। वह हृदय से पूछती है, तू क्या चाहता है? यदि उत्तर स्वार्थ है, तो मणि अपने भीतर की आग जगा देगी। यही चेतावनी बार बार अमरगाथा के इतिहास में गूंजती रही, और यह कहानी उसी चेतावनी के इर्द गिर्द बुनी गई है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 1। अजनबी मुलाकात। रात गहरी थी और हवा में पेड़ों की सरसराहट के साथ खामोशी की परत थी। पहाड़ियों के बीच बसा वन मार्ग वीरान दिख रहा था। एक छोटे से अलाव की मध्यम लौ के पास आर्यन बैठा था। उसके चेहरे पर धूल थी और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। उसने अपनी तलवार की धार पर उंगलियां फिराईं और पिता की पुरानी डायरी की पन्नियां याद की, जिनमें कुछ उभरे हुए चिन्ह और एक नील राशि का वर्णन था। अचानक झाड़ियों में हल्की सी हलचल हुई। आर्यन ने चेतावनी स्वर में पूछा, कौन है? बाहर आओ। एक लड़की झाड़ियों से निकली, उसके कपड़े फटे हुए, मूंछों पर मिट्टी और गले में एक नीलम का लॉकेट टंगा था जो चांदनी में चमक रहा था। उसकी सांसें तेज थीं और आंखों में डर और दृढ़ता दोनों चमक रहे थे। लड़की ने कांपती आवाज में कहा, मुझे बचाओ, वे मेरे पीछे हैं। आर्यन ने तलवार उठाई, पर लड़की की नजरें किसी अजनबी सी पहचान का एहसास दिला रही थी। उसने कोशिश से पूछा, तुम कौन हो? लड़की की आवाज रूंध गई, मैं राजकुमारी अन्वेषा हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, अंधेरों से 3 नकाबपोश योद्धा प्रकट हुए। उन्हें देखकर उस रात की हवा और ठंडी लगने लगी। उनकी चाल खूंखार थी और हाथों में काले भाले चमक रहे थे। नकाबपोशों की आवाज ठंडी और बेरहम थी, लॉकेट दे दो और तुम्हें जिंदा छोड़ा जाएगा। आर्यन ने एक पल के लिए लड़की की ओर देखा। लॉकेट पर वही चिन्ह उकेरा था जो उसने पिता की डायरी में देखा था। उसका दिल कुछ पलक भर के लिए तेज हो गया। उसने तलवार उठाए और कहा, यहाँ से भेज, बारिश नहीं फिरोगे। लड़ाई भयानक थी। नकाबपोशों की संख्या कम नहीं थी, पर आर्यन की लड़ाई में कोई सजगता और तेजी थी जिसे देखकर वे चौंक गए। अन्वेषा भी अपने बचाव में जुझ रही थी। उसकी आंखों में एक तरह की राजसी शिकन थी, पर वह किसी तरह भयभीत लग रही थी। अंततः तीनों नकाबपोश घुटनों पर गिर पड़े और जंगल फिर से शांत हुआ। दोनों ने एक दूसरे का परिचय लिया। अन्वेषा ने बताया कि अमरगाथा के अंदर राज सत्य और साजिशें हैं। श्वेत मणि की तलाश में कई ताकतें सक्रिय हैं और कुछ लोग उसे राज्य की सत्ता के लिए हथियाना चाहते हैं। आर्यन ने पिता की डायरी का जिक्र किया और यह भी बताया कि डायरी पर वही चिन्ह था जो अन्वेषा के लॉकेट पर था। रात के खत्म होते होते दोनों की आत्माएं एक दूसरे में झुक रही थीं। वे तय करते हैं कि वे साथ चलेंगे, इस यात्रा में जहां लग रहा था वहां उनका जीवन और किस्मत दोनों बदलने वाले थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 2। दुर्ग की साजिश। सुबह के पहले किरणों में दोनों ने पैकिंग की और निकले। रास्ता उन्हें अंधेरे पठारों और संकीर्ण पहाड़ी घाटियों से होकर ले जा रहा था। यात्रा में अन्वेषा बताती है कि उनके राज्य में महल के भीतर एक गुप्त साजिश चल रही है। मंत्रियों में से कुछ का संबंध अंधेरी ताकतों से है। कुछ दिनों बाद वे एक पुराने दुर्ग के पास पहुंचे, जिसे गांव वाले छाया किला कहते थे।
किले की दीवारों पर काले निशान और प्राचीन लेखों की टीस दिखाई दे रही थी। लोगों का कहना था कि किले में एक पुराना रक्षक बंद है, एक पत्थर का प्रहरी जो रात में जाग उठा करता है। किले का गेट खोला गया और अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी ऊर्जा का अनुभव हुआ। चारों ओर गुहाओं जैसी सुरंगें थीं और दीवारों पर चित्र डरावने किंतु खूबसूरती से उकेरे गए थे। आर्यन और अन्वेषा को अंदर पहुंचने की जरूरत थी क्योंकि वहां के अभिलेखों में श्वेत मणि का कोई पन्ना छिपा होने की बात लिखी थी। अंदर एक पुराने पुस्तकालय में उन्होंने एक स्क्रॉल पाया। स्क्रॉल पर लिखा था, जिसकी आत्मा निहित है वही मणि की आवाज सुनता है। परंतु स्क्रॉल के नीचे एक जाल था, किसी ने जानबूझकर अभिलेखों को छुपाया हुआ था। उसी समय गधंग ढाकार निकला। किले के भीतर से कुछ संरक्षक प्रकट हुए जो शत्रुपक्ष के सहयोगी थे। कठोर लड़ाई हुई। आर्यन ने अपनी तलवार कौशल और झटपट फैसलों से लड़ाई को मोड़ दिया। अन्वेषा ने अपनी चतुराई और वहां के रहस्यों की समझ का इस्तेमाल करते हुए जाल और पहरेदारों को चकमा दिया। परंतु लड़ाई में एक अचानक मोड़ आया, स्क्रॉल छिन गया और एक छायादार आकृति भाग निकली। इस आकृति के पीछे का रहस्य कई दिनों तक दोनों के दिलों में चिंता का कारण बना रहा। किले से बाहर निकलते हुए आर्यन ने महसूस किया कि यह लड़ाई केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी है। शत्रु जानता है कि वे किन सूचनाओं के पीछे हैं, उनके हर कदम पर निगरानी है। और सबसे खतरनाक ये कि कुछ लोग उनके अपने बीच भी शत्रु हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 3, रहस्य और रक्षक। यात्रा में मिली कुछ छोटी छोटी जीतों के बीच दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। मार्ग में एक गांव से उन्होंने एक चालाक चोर मिलनिया मीरा को बचाया। मीरा तेज, चपल और भरोसेमंद दिखने लगी। मीरा ने भी अपना अतीत बताया। वह एक बार महल के नजदीक रहने वाली एक छोटी सी चोर थी जो अब किसी बड़ी सत्ता से बचकर भाग रही थी। एक पुराने तपस्वी विश्वा का भी पत्ता मिला जो उन्हें दिशा दिखाने का दावा करता था। विश्वा ने कहा कि श्वेत मणि का असली रहस्य केवल लौकिक नहीं बल्कि अनुभव है। जो उसे पाने की इच्छा रखता है उसे अपनी आत्मा की परीक्षा भी पास करनी होगी। शाम के समय तीनों एक अलाव के चारों ओर बैठे। अन्वेषा ने धीमे धीमे अपनी गुजरती दुनिया की बातें बताईं। आर्यन ने पिता की डायरी के पन्नों को खोला। डायरी में कुछ नक्शे और कोड थे जो किसी प्राचीन समारोह तक ले जाते थे। उनके बीच मीरा की हंसी और विश्वा की गंभीर बातें वातावरण को हल्का बनाती थीं। धीरे धीरे रोमांस की हल्की सी कशिश आर्यन और अन्वेषा के बीच पैदा हुई। छोटी छोटी टकराहटें, एक दूसरे की रक्षा करने की चाह और उन लम्हों में साझा हुई नजरों का खेल। परंतु राह में खतरा भी बढ़ता गया था। सैनिक निशान दिखाई दिए, किसी के साथ लड़ाई चल चुकी थी। तब विश्वा ने चेतावनी दी, तुम्हें चाहिए कि तुम केवल शक्ति की खोज में न पड़ो, शक्ति तुम्हें बदल दे सकती है। इस अधूरे विश्राम के बाद उन्होंने तय किया कि अगले पड़ाव पर वे महल के पुराने द्वारों की तह तक उतरेंगे, जहां शायद श्वेत मणि का कोई संकेत छुपा हो। पर किसी ने सोचा नहीं था कि एक पुराना मित्र ही अगला धोखा होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 4, अंधकार का किला। कई दिनों की थकान के बाद वे एक विशाल किले की ओर बढ़े। ये किला ऐसा था जैसे पुरानी पत्थर की मां ने उसे अपने आंसुओं से बनाया हो। ऊंची ऊंची दीवारों पर घने दाग और दरवाजे पर काले धब्बे पहले से ही चेतावनी दे रहे थे। किले में प्रवेश करते ही उन्हें ऐसा लगा मानो जगह अपनी सांस रोककर उन्हें घूर रही हो। हवाओं में एक मंद गंध थी, धातु और पुरानी जरा सी जर्जर स्मृतियों की। पर वहां के तहखानों में छिपा हुआ सच और भी भयावह निकला। वे एक बड़े सभागार में पहुंचे जहां कई पेपर्स और प्राचीन मशीनें पड़ी थीं, मशीनें जो किसी तरह की ऊर्जा को निर्देशित कर सकती थीं। वहां के केंद्र में एक तालिका पर एक नक्शा था। नग्न अक्षरों में उस पर लिखा था, हृदय पर आघात तभी पड़ेगा जब आत्मा अधीर हो। तभी एक भयानक झटके के साथ तहखाने के दरवाजे बंद हो गए। किले की दीवारों से प्राचीन पौराणिक लक्षणों के अनुसार एक प्रजाति के रक्षक जाग उठे, पत्थर और लौ का संगम। लड़ाई निरंकुश थी। मीरा की चालाकी और विश्वा की कहानियों ने उन्हें कुछ पल के लिए बचाया, पर आर्यन को गंभीर चोट आई। लड़ते लड़ते जब वे अंदर गहरे गए तो उन्हें एक मूक कक्ष मिला। वहां दीवार पर पुरानी तस्वीरें पड़ी थीं जिनमें उनके पूर्वजों के चेहरे थे। तभी एक दरवाजा अचानक खुला और एक छाया निकली, वही छायादार आकृति जो पिछली बार स्क्रॉल लेकर भागी थी। उसकी आंखें लाल थी और उसके शब्द बर्फ की तरह ठंडे। तुम्हारे कदम घर घर तक पहुंच चुके हैं। उसने एक खाली हंसी के साथ कहा कि श्वेत मणि की खोज में वे अकेले नहीं हैं और जो उसके पास है वह किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। किले से निकलते हुए सभी व्यथित थे। आर्यन के मन में अब और भी अधिक दृढ़ता थी। उसने खुद से वादा किया, चाहे कुछ भी हो वह अन्वेषा और उस मणि की सुरक्षा करेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 5,
प्रलय का संकेत। अगले कुछ दिनों में मार्ग कठिन होते गए। पहाड़ खड़ी पर चलने लगे और मौसम बदलने लगा। वीरान घाटियों में वे एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां लोगों की आंखों में डर सदैव टिका हुआ था। गांव के पुराणों के अनुसार अमरगाथा में अब अंधेरा बढ़ रहा है, सृष्टि के संतुलन में परिवर्तन की झलक मिल रही थी। एक रात मीरा गायब हो गई। सुबह जब वे जागे तो पता चला कि कुछ छुपे हुए दस्तावेज और स्क्रॉल चोरी हो गए हैं और मीरा के निशान महल की ओर जा रहे थे। विश्वा का चेहरा पीला पड़ गया। वह चुपचाप कुछ शब्दों का जप कर रहा था। अन्वेषा के चेहरे पर गम और क्रोध दोनों थे। आर्यन ने मीरा को खोजने का काम उठाया और पता चला कि मीरा किसी समय महल के दरबारियों के साथ जुड़ी रही थी, पर अब वह एक दुश्मन के हाथों में फंस चुकी थी। जब मीरा पर कब्जा हुआ तो उसी समय एक बड़ा झटका लगा। एक दूत आया, उस पर महल का शिकंजा कसता हुआ। दूत ने घोषणा की कि अमरगाथा के कुछ हिस्सों में अज्ञात ऊर्जा के झटके महसूस किए गए हैं। लोग अंधेरे में भयभीत थे और कुछ इलाकों में जमीन पर चकत्ते उभरने लगे, मानो धरती चीख रही हो। विश्वा ने कहा, ये संकेत है कि संतुलन बिगड़ रहा है। यदि श्वेत मणि गलत हाथों में जाए तो ये पृथ्वी के लिए विनाशकारी हो सकता है। मीरा ने स्वीकार किया कि उसने स्क्रॉल पिछले सप्ताह तक देखा था और कुछ शब्द उसने महल के एक भरोसेमंद मंत्री को दिखा दिए थे। मंत्री ने उस समय उसे मिठाइयों से बहकाया था, पर अब वही मंत्री महतिर नामक व्यक्ति खून से सना हुआ निकला। उसके इरादे मनहूस थे। वह अमरगाथा में सत्ता हड़पने की साजिश रच रहा था और श्वेत मणि को अपनी शक्ति मानता था। ये सब जानकर आर्यन के भीतर अशांति और क्रोध एक साथ उभरा। उसने ठान लिया कि उसे और अन्वेषा को श्वेत मणि तक पहुंचने से पहले महतिर को रोका जाना चाहिए। परंतु महतिर की ताकत केवल भौतिक नहीं थी, उसके पास अंधविश्वासी तंत्र भी थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 6 अंतरयात्रा और मौत से संग्राम। अन्वेषा को ये बात ठीक से समझ आ गई कि अब केवल साहस ही नहीं बल्कि बलिदान की भी जरूरत है। वे एक ऐसी यात्रा पर निकले जो न केवल दूरी की बल्कि आत्मा की भी परीक्षा थी। अंतरयात्रा। विश्वा ने बताया कि अंतरयात्रा के दौरान यात्रियों को अपने भीतर की सबसे गहरी आशंकाओं और लालसाओं का सामना करना पड़ता है। जो लोग अपने आप से झूठ बोलते हैं वे वहां के भ्रम में खो जाते हैं। यात्रा के दौरान आर्यन को अपने पिता के बारे में अजीब सी झलक मिली। वह सपनों में अपने पिता को देखते एक घायल परछाई जिसमें दया और कठोरता दोनों थे। एक रात एक बड़े झरने के पास आर्यन और अन्वेषा के बीच वह पल आया जब अन्वेषा ने बिना किसी झिझक के कहा, यदि तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मैं अपने राज्य को भी त्याग दूंगी। आर्यन ने गरम गरम आंखों से देखा और कहा, और मैं, अगर तुम्हें चोट पहुंचती है तो मैं सब कुछ भुला दूंगा। पर प्रेम केवल शब्दों से नहीं जीता। तभी महतिर के सैनिकों ने उन पर अचानक हमला कर दिया। लड़ाई भयंकर थी, शत्रु के पास भी विचित्र शक्ति थी। विश्वा ने अपना पुराना मंत्र पढ़कर एक सीमा तक मदद की, पर उसकी भी शक्ति थकने लगी। तब एक अनकही सच्चाई सामने आई। आर्यन का पिता जीवित था। वह महल के बाहर एक विद्रोही नेता वायुष के रूप में मौजूद था, जिसे लोग राम के समय की तरह फुसफुसाते थे। वायुष ने बताया कि उसने तख्त छोड़ दिया था क्योंकि उसे पता चल गया था कि कुछ लोग मणि को हथियाने की योजना बना रहे थे। उसने आर्यन को जानबूझकर अलग रखा ताकि उसकी पहचान शत्रु तक न पहुंचे। अब जब पिता सामने थे, सिचुएशनल पावर शिफ्टेड। वायुष के नेतृत्व में एक छोटी गठबंधन तैयार हुई। उन्होंने एक योजना बनाई, महतिर के किले पर अचानक हमला कर उसके काले जादू को खत्म करना। पर योजना के दौरान वायुष ने खुद को एक बलिदान के लिए समर्पित कर दिया। वह जानता था कि महतिर की जादुई शक्ति एक अवशोषक जाल से निकलेगी जो केवल एक जीवित द्वारा डिस्ट्रक्ट की जा सकती थी। वायुष ने अपने प्राण अर्पित कर दिए और महतिर का बड़ा जादुई तंत्र नष्ट हो गया। वायुष का बलिदान समूह के लिए भारी पीड़ा था। आर्यन ने अपने पिता को आखिरी बार देखा। उसका चेहरा शांत था पर आंखों में गर्व था। आर्यन के मन में एक आग जल उठी। अब उसने केवल जीत नहीं बल्कि न्याय भी चाहा, और अन्वेषा उसके लिए प्यार और भी गहरा हो गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 7 अमरगाथा का हृदय। वायुष के बलिदान के बाद मार्ग साफ हुआ और वे अमरगाथा की राजधानी के करीब पहुंचे। राजधानी कभी सुनहरी थी पर अब वहां का वातावरण भारी और विभ्रमित था। महल के आंगन में शक्ति का दंभ और निर्धन वर्ग की आंखों में असहायता का दर्द दोनों एक साथ थे। दरबार में पहुंचते ही उन्हें महतिर के कुछ शेष अनुयायियों से टकराव हुआ, परंतु असली चुनौती महल के अंदर थी। वहां की संरचना और रहस्य इतने जटिल थे कि केवल तलवार चलाकर नहीं निपटा जा सकता था। अन्वेषा को राज संस्कृति और नियमों की पैनी समझ ने कई द्वार खोले। उन्होंने जाना कि महाराज महासेतु स्वयं भी कुछ छुपा रहे थे। उनकी प्रेरणा और विचारों में दरार थी।
कहा जाता है कि महासेतु के भीतर भी पीड़ा है। एक समय था जब वह भी संतुलन के प्रवक्ता थे, पर सत्ता की लालसा ने कुछ बीज बो दिए थे। महातिर जैसे लोग उनके दरबार में फूट डालने लगे थे। जब आर्यन और अन्वेषा ने महाराज से सीधे मिलकर बात की तो खुलासा हुआ कि महल के भीतर एक प्राचीन अंतरसंपर्क ताल था जिसे निरंजन नदी कहा जाता था। यही नदी श्वेत मणि की शक्ति को नियंत्रित कर सकती थी, पर नदी के पास एक प्राचीन द्वार था जिसे केवल उन्हीं की नसों में दौड़ते रक्त और पवित्र शब्दों से खोला जा सकता था। महासेतु के साथ हुई लंबी बातचीत में अन्वेषा ने राजा को याद दिलाया कि संतुलन ही अमरगाथा की असली विरासत है। कई पलों में महाराज की आंखों में पछतावा झलक उठा, पर शत्रु अब बहुत करीब थे। महल के तहखाने में एक प्रतिद्वंद्वी संगठन सक्रिय था और कालिंद्रा नामक एक तांत्रिक महातिर का जीवित शिष्य बन चुका था। कालिंद्रा की चालाकी और काले मंत्रों ने पूरे महल की दीवारों को भय से भर दिया था। अंत में एक छोटी सी टीम बनाई गई, आर्यन, अन्वेषा, मीरा और कुछ विश्वसनीय साथी। उनकी मंजिल थी निरंजन नदी के पास स्थित एक प्राचीन मंदिर जहां श्वेत मणि के बारे में अंतिम संकेत छुपे थे। पर यह प्रश्न अभी बना हुआ था, क्या वे मणि तक पहुंचकर उसे अपने हाथ में रखेंगे या फिर उसे सुरक्षित पर निर्मूल कर देंगे। निर्णय के साथ साथ उनका प्रेम भी आजमाया जा रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 8, अंतिम संग्राम और नया आरंभ। नदी के किनारे पहुंचते ही वहां का दृश्य अकल्पनीय था। चंदन और संगमरमर की बनावट में घुलती हुई सफेद धारा, आसपास के वृक्षों की पत्तियों में किसी दिव्य संगीत की झनकार। पर शांतता केवल बाहरी थी, भीतर एक भयंकर शक्ति जाग रही थी। कालिंद्रा और उसकी सेना पहले से ही वहां पहुंच चुकी थी। उसने महलोक से दैवीय आह्वान कर रखा था और पत्थर के रक्षकों को जिंदा कर दिया था। पहली बार पूरी लड़ाई में जादू और तलवार मिली। हवा में मंत्रों की गूंज थी और तलवारों का तेज शोर। युद्ध लंबे और कठिन थे। मीरा ने बहादुरी दिखाए, विश्वा ने अंतिम शक्ति लगाकर मंत्र बोले और कई रक्षकों को रोक दिया। पर कालिंद्रा ने एक शक्तिशाली आघात किया और श्वेत मणि का आवरण झलक गया। ये वह क्षण था जब मणि का प्रकाश सब कुछ छूने लगा। अन्वेषा ने समझा कि यदि मणि को हथियाने का आशय स्वार्थी हो और उसे सत्ता के लिए उपयोग किया गया तो संपूर्ण धरती में असंतुलन हो जाएगा। आर्यन ने ही उन्हीं पलों में अपनी तलवार उठाई, पर उसने मणि पर हाथ नहीं रखा। उसने समझा कि असली शक्ति यह है कि उसे किसी की विजयी लालसा से दूर रखा जाए। उसने मणि को तोड़ने या चुराने की बजाय उसे अपने भीतर शांति की ओर निर्देशित करने का निर्णय लिया। उसने अन्वेषा से कहा, हमें इसे आज़ाद करना होगा, उसका दायित्व किसी व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए। कालिंद्रा ने अंतिम बार आक्रमण किया, पर मीरा ने उस पर अपना आत्म बलिदान दिया। उसने स्वयं को उस आघात के रास्ते में समर्पित कर दिया ताकि कालिंद्रा का मंत्र टूट जाए। मीरा की कुर्बानी ने लड़ाई का रुख बदल दिया। आखिरकार श्वेत मणि की चमक ने स्वयं को विभाजित किया। उसकी ऊर्जा वातावरण में फैल गई और उस स्थान पर संतुलन बहाल हुआ। जो शक्ति उस मणि में थी वह अब किसी एक के पास न होकर अमरगाथा की भूमि और लोगों के बीच समाहित हो गई। कालिंद्रा और उसके शिष्यों की शक्ति मिटा दी गई। जब सुबह हुई वहां एक नया सन्नाटा था, पर यह सन्नाटा शांति में बदल चुका था। अन्वेषा ने आरोहण करके कहा कि अब अमरगाथा को फिर से खड़ा करना होगा, नई नीतियों और न्याय के साथ। आर्यन, जो अब न केवल एक योद्धा पर बल्कि एक रक्षक भी था, ने उसकी कलाई थामी और कहा, हम साथ हैं। मीरा की याद में गांवों में उसके शौर्य के गीत गाए गए। विश्वा ने विदा ली और जंगल की ओर चल दिया, ये कहकर कि उसका काम पूरा हो चुका है। वायुष के बलिदान का स्मारक बनाया गया और महाराज ने अपने राज्य में परिवर्तन के बीज बोने का वादा किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उपसंहार, नई सुबह। वर्षों बाद जब अमरगाथा की दीवारें फिर से खड़ी हुईं, वहां की हवा में अब पहले जैसी घनी इच्छा नहीं रही। लोग अब खुले दिल से चलते थे। न्याय और प्रेम की नई कहानी शहर की गलियों में गूंजती थी। आर्यन और अन्वेषा का नाम कालजयी बन गया। वे न केवल प्रेम के प्रतीक बने बल्कि उस संदेश के भी कि शक्ति को साझा करने में ही स्थायित्व है। अनुष्ठान के समय अन्वेषा ने कहा, शक्ति तब स्थायी है जब वह दूसरों के हित में उपयोग हो। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और हंसते हुए कहा, और प्रेम तब अमर है जब वह खुद को बलिदान कर दे। कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती, ये तो केवल एक अध्याय है अमरगाथा की उन कई कथाओं में से। पर एक बात निश्चित है, जब तक लोग संतुलन और सहानुभूति को प्राथमिकता देंगे तब तक श्वेत मणि का प्रकाश अमर रहेगा। अध्याय 9, विरासत और अंतः राज। अमरगाथा में शांति लौट आई थी। युद्ध की राख से अब नए सपने जन्म ले रहे थे। खेतों में हरियाली लौट रही थी, बाजारों में फिर से रौनक थी और लोग पहली बार अपने भविष्य के बारे में सोचने लगे थे।
लेकिन इस नई सुबह के पीछे कुछ अनकहे राज अब भी दबे हुए थे। अन्वेषा महल की ऊंची बालकनी से नीचे देख रही थी। उसकी आंखों में राहत तो थी, पर साथ ही गहरी सोच भी। वह जानती थी कि युद्ध खत्म हो चुका है, लेकिन कहानी अभी अधूरी है। श्वेत मणि की शक्ति भले ही सब में बन चुकी थी, पर क्या ये शक्ति हमेशा लोगों को सही राह दिखा पाएगी? यही सवाल उसे भीतर से खा रहा था। आर्यन उसके पास आया और धीरे से बोला, तुम अब भी चिंतित हो? अन्वेषा ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसकी आंखें सब कह गईं। शांति हासिल करना आसान है आर्यन, पर उसे बनाए रखना सबसे मुश्किल। आर्यन ने उसका हाथ थामा और कहा, हम मिलकर इसे संभालेंगे। जो खून बहा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रहस्यमय पुस्तक। उसी दिन विश्वा महल के प्राचीन ग्रंथालय में गया। वहां उसे एक पुराना संदूक मिला, जिस पर उसी चिन्ह का निशान था जो श्वेत मणि पर हुआ करता था। संदूक खोलते ही धूल और रोशनी का गुबार उठा। अंदर रखी थी एक प्राचीन पुस्तक। पुस्तक के पन्ने सुनहरे अक्षरों से भरे थे। उस पर लिखा था, श्वेत मणि तो बस आरंभ है। ब्रह्मांड में 7 और रत्न हैं, और हर एक की शक्ति अलग है। यदि वे गलत हाथों में पड़ गए तो संसार फिर से अंधकार में डूब जाएगा। विश्वा का चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत आर्यन और अन्वेषा को बुलाया और पुस्तक उनके सामने रख दी। ये युद्ध अंत नहीं था, उसने कहा, बल्कि एक शुरुआत। हमें बाकी रत्नों की खोज करनी होगी, वरना जो हुआ उससे भी बड़ा संकट आ सकता है। अन्वेषा की आंखें चौड़ी हो गईं। तो क्या इसका मतलब है कि हमारी लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई? आर्यन ने पन्नों को पलटते हुए देखा। हर रत्न का चित्र और उसका स्थान किसी रहस्यमय नक्शे पर अंकित था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मीरा की आत्मा। रात गहरी हो चुकी थी। सब सो गए थे, पर आर्यन महल के बाग में अकेला टहल रहा था। तभी उसे हल्की हवा का झोंका महसूस हुआ और उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां खड़ी थी मीरा की आत्मा। उसकी आंखों में शांति थी और चेहरे पर वही बहादुरी की चमक। मीरा। आर्यन की आंखें भर आईं। मीरा मुस्कुराए और बोली, रोना मत आर्यन। मैं गई नहीं हूँ। जब तक अमरगाथा जीवित है मैं भी यहाँ हूँ। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जो रास्ता तुम चुनोगे वह आसान नहीं होगा। हर रत्न की रक्षा करने वाले प्राणी और भी शक्तिशाली होंगे। उसकी आवाज धीरे धीरे हवा में घुल गई और उसका आभामंडल आकाश की ओर उठ गया। आर्यन ने मुट्ठी भींची और कसम खाई, मीरा, तुम्हारे बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगली यात्रा की तैयारी। सुबह होते ही अन्वेषा ने दरबार बुलाया। उसने सभी सेनापतियों और विद्वानों से कहा, अमरगाथा अब सुरक्षित है, पर हमें अपने राज्य से बाहर भी देखना होगा। बाकी रत्नों की खोज हमारी जिम्मेदारी है। अगर वे गलत हाथों में पड़ गए तो न सिर्फ अमरगाथा बल्कि पूरी धरती खतरे में पड़ जाएगी। लोगों ने सहमति जताई। अब आर्यन, अन्वेषा और विश्वा एक नई यात्रा की ओर कदम बढ़ाने वाले थे, और यह यात्रा पहले से कहीं ज्यादा कठिन और रहस्यमयी होगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उपसंहार। नए क्षितिज। महल की ऊंची दीवारों से परे क्षितिज पर सूरज उग रहा था। उसकी सुनहरी किरणें धरती पर फैल रही थीं, मानो आने वाले नए युग का स्वागत कर रही हों। आर्यन और अन्वेषा घोड़ों पर सवार होकर महल से निकल रहे थे। उनके पीछे था अमरगाथा, और सामने थी अनजानी दुनिया, नई परीक्षाएं, नए दुश्मन और नए रहस्य। आर्यन ने आकाश की ओर देखा और धीमे से कहा, ये तो बस शुरुआत है। अन्वेषा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, और हम इसे मिलकर पूरा करेंगे। उनकी यात्रा अब नए अध्याय की ओर बढ़ चुकी थी। अध्याय 10। अगली यात्रा की शुरुआत। युद्ध समाप्त हुए कुछ महीने बीत चुके थे। अमरगाथा में फिर से रौनक लौट आई थी। खेतों में सुनहरी बालियां झूम रही थीं, बच्चे महल के आंगन में खेल रहे थे और लोग फिर से चैन की नींद सो रहे थे। लेकिन अमरगाथा के शासकों आर्यन और अन्वेषा को मालूम था कि यह शांति स्थायी नहीं है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पुस्तक का रहस्य। विश्वा लगातार उस प्राचीन पुस्तक का अध्ययन कर रहा था जिसे उसने पिछले युद्ध के बाद खोजा था। कई रातों तक जागने के बाद उसने अंततः घोषणा की, श्वेत मणि केवल पहला रत्न था। इसके जैसे 7 और रत्न हैं, और हर एक की शक्ति अलग अलग है। अगर वे गलत हाथों में पड़ गए तो पूरा संसार खतरे में पड़ जाएगा। अन्वेषा और आर्यन ध्यान से सुन रहे थे। नक्शे पर उन रत्नों की स्थिति स्पष्ट रूप से अंकित थी, कुछ घने जंगलों के भीतर, कुछ समुद्र की गहराइयों में, और कुछ दूरस्थ पर्वतों के शिखरों पर। इसका मतलब है कि हमें फिर से यात्रा पर निकलना होगा, अन्वेषा ने कहा, उसकी आवाज में दृढ़ता थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दरबार की शंका। दरबार में यह विषय उठाया गया।
कई मंत्री और सेनापति बोले, महारानी, हम अभी अभी एक भयंकर युद्ध से गुजरे हैं। सेना थकी हुई है। क्या यह उचित होगा कि अभी ऐसी खतरनाक यात्रा शुरू की जाए? लेकिन आर्यन ने उत्तर दिया, खतरा इंतजार नहीं करता। अगर हमने अभी कदम नहीं बढ़ाया तो कोई और उन रत्नों को हासिल कर लेगा, और तब ये शांति केवल एक सपना रह जाएगी। सभी सहमति में सिर झुकाने लगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अनोखे साथी। यात्रा के लिए एक नई टोली तैयार हुई। आर्यन और अन्वेषा के साथ विश्वा तो था ही, लेकिन इस बार कुछ नए चेहरे भी जुड़े। कविराज, एक गायक और कथाकार जिसकी आवाज में जादू था और जो रहस्यमयी गीतों से दुश्मनों की शक्ति तोड़ सकता था। तारिणी, एक रहस्यमयी धनुर्धारिणी जो जंगलों की छाया से बाहर कभी नहीं आई थी। उसकी नज़र बाज से भी तेज थी। बालकुमार, एक उत्साही पर शरारती युवा जिसे प्राचीन भाषाएं पढ़ने का विशेष ज्ञान था। अन्वेषा मुस्कुराए और बोली, शायद किस्मत ने हमें इन्हीं के साथ इस यात्रा के लिए चुना है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहली मंजिल। पुस्तक के अनुसार पहला रत्न सिंधु मणि था, जो समुद्र की गहराई में छिपा था। कहा जाता था कि यह मणि समुद्र की लहरों और तूफानों पर नियंत्रण देती है। समुद्र तक का सफर आसान नहीं था। रास्ते में दल को घने जंगल, खतरनाक घाटियां और अजीबोगरीब प्राणियों का सामना करना था। लेकिन सबसे कठिन चुनौती थी अपनी एकता बनाए रखना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रहस्यमयी संकेत। रात को जब सब एक सराय में रुके तो कविराज ने अपनी वीणा बजाई। अचानक उसकी धुन बदल गई और वीणा से नीली रोशनी निकलने लगी। विश्वा ने घबराकर पूछा, यह क्या है? कविराज ने कहा, ये गीत मुझे विरासत में मिला है। इसका अर्थ है कि कोई हमें पहले से देख रहा है, कोई जो हमारी यात्रा से परिचित है। आर्यन ने तलवार कसकर पकड़ी। तो इसका मतलब है असली परीक्षा अभी शुरू हुई है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नया अध्याय। अगली सुबह काफिला अमरगाथा की सीमाओं को पार कर गया। पीछे था सुरक्षित साम्राज्य और सामने थी अज्ञात दुनिया। अन्वेषा ने क्षितिज की ओर देखते हुए कहा, युद्ध तो हमने जीता, पर अब हमारी असली यात्रा शुरू हो रही है। आर्यन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, और इस बार हम अकेले नहीं हैं। सूरज धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। उनकी परछाइयां लंबी होती जा रही थी, जैसे आने वाले रहस्यों का संकेत।